हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में हम एक बहुत ही शॉर्ट और स्वीट पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है द रेनबो, जिसे लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इस पोएम को हम इसके फर्स्ट लाइन के एक पार्ट से भी जानते हैं, दैट इज माई हार्ट लीप्स अप। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पोएम सिर्फ 9 लाइन का है और ऑफ कोर्स ये सारे लाइन सिर्फ एक स्टैंजा के अंदर में हैं। सबसे पहले हम इसके लाइन बाय लाइन मीनिंग को समझ लेते हैं, उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड समझेंगे, जैसे पोएट के बारे में जानेंगे, थीम समझेंगे, इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यानी कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं वो समझेंगे, इसकी राइम स्कीम जानेंगे और इस तरह से और भी जो चीज़ें रिलेटेड हैं इससे वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको इस पोएम से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेल करके बताइए, मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होंगे मैं आपको बता दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लाइन बाय लाइन एनालिसिस। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। लीप मीन्स क्या होता है? जंप। तो बेसिकली पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी मैं आसमान में खूबसूरत सा एक रेनबो देखता हूँ तो खुशी के मारे मैं कूद पड़ता हूँ, उछल पड़ता हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। बिहोल्ड मतलब देखना, टू सी। सो वॉज इट when my life began, so is it now I am a man. So be it when I shall grow old or let me die. फर्दर स्पीकर ये कह रहे हैं, जो बहुत लोग मानते हैं कि इस पोएम के स्पीकर खुद विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जैसे वो अपने ही लाइफ की बात हमसे शेयर कर रहे हैं, अपना ही एक्सपीरियंस हमें बता रहे हैं। रेनबो को देख करके जो खुशी, जो एक्साइटमेंट उनके अंदर में होता है, बिल्कुल ऐसा ही तब भी होता था जब उनकी ज़िंदगी शुरू हुई थी, मीन्स व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। और आज भी वो वही खुशी है, वही एक्साइटमेंट है। जबकि मैं एक बड़ा आदमी बन गया, आई एम अ मैन, आई एम अ ग्रोन अप पर्सन, और तब भी वो एक्साइटमेंट कम नहीं हुआ है। और मैं चाहता हूँ सो बी इट, और ये एक्साइटमेंट, ये खुशी बरकरार रहे जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ, और लेट मी डाई, और अगर ऐसा नहीं हो तो बेहतर हो कि मैं मर जाऊँ। सो बेसिकली रेनबो किस चीज़ को सिम्बोलाइज कर रहा है? द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो एक बच्चे जैसे कुछ नया चीज़ देखकर, कोई नए सीन, पहाड़, आसमान, रेनबो देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। बिल्कुल वैसा ही ये चाहते हैं कि तब भी हो जब ये बूढ़े हो जाएं। नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना, उससे खुश होने की जो कैपेबिलिटी एक बच्चे में होती है वो उनमें एज अ मैन भी है, और वो चाहते हैं कि तब भी रहे जब वो बूढ़े हो जाएं। और अगर ऐसा ना हो, अगर वो नेचर की ब्यूटी को देखकर खुश ना हो सके, एक्साइटेड ना हो सके, उस ब्यूटी को अप्रिशिएट ना कर सके, तो इससे बेहतर है कि वो मर जाएं। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। ना हम कह सकते कि एक पैराडॉक्सिकल लाइन है, क्योंकि इसको पढ़कर ऐसा लग रहा है तो गलत बात, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बच्चा एक मैन का फादर कैसे हो सकता है? इनफैक्ट बात तो उल्टा होता है, एक मैन एक बच्चे का फादर होता है, एक ग्रोन अप पर्सन एक चाइल्ड का फादर हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम पढ़ने पर ये स्टेटमेंट हमको गलत साउंड करता है, लेकिन इसकी मीनिंग क्या है? बेसिकली स्पीकर या पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से एक फादर या पेरेंट्स से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एक बच्चे के एक्सपीरियंसेस से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं तो उससे हमें भी सीखना चाहिए। हम भी सीखते हैं कि लाइफ को अगर सॉर्टेड रखना है, सिंपल रखना है, तो हमें अपने माइंड के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हटाना होगा, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी होंगी। या इस चीज़ को हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हर एक इंसान बड़ा होता है तो वो अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस को लेकर बड़ा होता है। वो जो भी बचपन में उसने एक्सपीरियंस किया, जो कुछ भी उसने सीखा, जैसी ज़िंदगी उसने जी, वही एक्सपीरियंसेस को लेकर वो बड़ा होता है। और कहीं ना कहीं एक एडल्ट पर्सन में उसके बचपन की छाप होती है, बचपन में जो एक्सपीरियंसेस उसने देखी होती है, जैसी ज़िंदगी उसने जी होती है, उस सब का एक इम्प्रिंट होता है। तो जिस तरह से फादर एक बच्चे का जन्म देने में उसका बहुत बड़ा योगदान है, वो एक बच्चे का क्रिएटर होता है, बिल्कुल उसी तरह से एक बच्चे की एक्सपीरियंसेस उसके फ्यूचर को क्रिएट करती है। वो जब एक एडल्ट आदमी बनेगा तो उसमें क्या होगा, इन सारे पॉसिबिलिटीज़ को एक बचपन क्रिएट करता है, बचपन के एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं।
फर्दर स्पीकर कह रहे हैं, एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पाइटी। नाउ पाइटी वर्ड का मतलब होता है रिलीजियसनेस, धार्मिकता। तो स्पीकर ये कहना चाह रहे हैं कि एक बच्चा, उसके अंदर एक नेचुरल रिलीजियसनेस होता है, राइटियसनेस होता है, मतलब वो एक सहज भोलापन होता है उसके अंदर। और स्पीकर ये विश कर रहे हैं कि काश उनकी ज़िंदगी अभी तक जैसी है आगे भी रहे और उनका हर दिन राइटियसनेस से भरा हो, रिलीजियसनेस से भरा हो। बाउंड वर्ड यूजुअली बाइंड का पास्ट टेंस है। बाउंड मीन्स जुड़ा रहना, जुड़ा हुआ। तो स्पीकर ये कह रहे हैं कि मैं ये विश करता हूँ कि मेरा हर दिन नेचुरल पाइटी से जुड़ा हो, वो बचपन का जो भोलापन है उससे जुड़ा हो, राइटियसनेस से जुड़ा हो, मोरालिटी से जुड़ा हो और नेचुरल ब्यूटी के एप्रिशिएशन से जुड़ा हो। Now let's discuss the literary devices, the figures of speech that has been used in this poem. In the first line, synecdoche figure of speech has been used. कब हम कहते हैं कि लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है? जब एक पार्ट से हम होल को मीन करते हैं या होल से एक पार्ट को मीन करते हैं। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो कह रहे हैं कि मैं उस रेनबो को देखकर बहुत खुश हो गया। तो वो उस होल ह्यूमन बॉडी के बदले वो एक हार्ट, एक पार्ट को यूज़ कर रहे हैं कि माई हार्ट लीप्स अप। So that's why we can say that in this line synecdoche literary device has been used. और हाँ, जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस हम अभी डिस्कस करेंगे सब पर मैंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सेकेंड इज एनाफोरा। एनाफोरा हम उस लिटरेरी डिवाइस को कहते हैं जब किसी भी पोएम के दो या दो से ज़्यादा लाइंस सेम वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ स्टार्ट होते हैं। तो इस पोएम में भी आप देख सकते हो लाइन 3, 4 और 5 सेम वे में स्टार्ट हुआ है विद द वर्ड सो। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एनाफोरा यूज हुआ है जब एक पोएम के दो या दो से ज़्यादा लाइंस का स्ट्रक्चर सेम होता है, दैट इज कॉल्ड पैरेललिज्म। और आप देख सकते हो लाइन 3, 4, 5 का लगभग स्ट्रक्चर सेम है। द नेक्स्ट इज हाइपरबली। हाइपरबली कह सकते हैं एक्सजरेशन को, जब हम कोई बात एक्सजरेट करके बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं और जो पढ़ने वाला है, रीडर है या ऑडियंस है, उसको ये बात समझ में आ जाती है दैट द पॉइंट इज बीइंग एक्सजरेटेड। लाइन 6 और लेट मी डाई, तो ये बात बहुत एक्सजरेट करके कहा गया है। स्पीकर ये कह रहे हैं कि अगर बुढ़ापे में भी मुझे वो इन्जॉयमेंट ना हो नेचर को देखकर, खूबसूरत चीज़ों को देखकर, रेनबो को देखकर, उससे बेहतर मैं मर जाऊं। नेक्स्ट इज मेटाफर। इस पोएम का सबसे फेमस लाइन है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। और इस लाइन में हिडन वे में इम्प्लिसिटली चाइल्ड को कंपेयर किया जा रहा है फादर से। तो इस पोएम में भी जो रेनबो का मेंशन है ये शायद एक शटल, एक स्लाइट एल्यूजन है टू द स्टोरी ऑफ नोआ इन द बुक ऑफ जेनेसिस। जिस स्टोरी में भगवान एक रेनबो को भेजते हैं एज अ प्रॉमिस कि वो दोबारा कभी भी अर्थ को फ्लड से डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो इस पोएम में भी रेनबो एक प्रॉमिस है, एक टोकन ऑफ होप है, एक साइन ऑफ होप है जो स्पीकर को ये एश्योर करता है कि वो कभी भी जब निराश होगा तो उसकी ज़िंदगी में आशा की किरण बनकर आएगी, कोई भी एक नेचुरल चीज़ जैसे कि रेनबो, और उसके अंदर वही जॉय, वही वंडर, वही एक शानदार एक्सपीरियंस भर देगी जो किसी बच्चे को खुश रखने के लिए काफ़ी होता है। एंड देन ऑफ कोर्स इंजैममेंट एक लिटरेरी डिवाइस है जिसे रन ऑन लाइन भी कहते हैं, वो भी यहाँ यूज़ हो रहा है। ये लिटरेरी डिवाइस क्या है? जब किसी पोएम का एक लाइन ख़त्म हो जाता है पर हमारा सेंटेंस फिनिश नहीं होता। जैसे आप देखिए फर्स्ट और सेकेंड लाइन में, माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। तो पूरा सेंटेंस फर्स्ट लाइन में फिनिश नहीं हुआ, सेकेंड लाइन में जाकर फिनिश हुआ। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टू सेकेंड लाइन कनेक्टेड है और यहाँ पर इंजैममेंट यूज़ हुआ है। नाउ आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए और पूरा पोएम पढ़ के फिर से चेक कीजिए क्या यह लिटरेरी डिवाइस और कहीं यूज़ हुआ है। ऑफ कोर्स यूज़ हुआ है। फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन भी आप देखिए, सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड और लेट मी डाई, ये पूरा सेंटेंस है। सो इट रन्स इन 2 लाइन्स। उसी तरह से लास्ट के दोनों लाइन्स भी, जो सेंटेंस 8th लाइन में स्टार्ट होता है वो जाकर 9th लाइन में फिनिश होता है। एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पाइटी। इसमें स्पीकर कौन है? तो यूजुअली लोग मानते हैं कि वर्ड्सवर्थ अपने ही एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि स्पीकर खुद वर्ड्सवर्थ हैं।
सेकेंड, किस तरह के इमोशंस इवोक किए जा रहे हैं इस पोम के थ्रू। इंजॉयमेंट के, एक्साइटमेंट के, होप है और जॉयफुलनेस का एक मूड है। पोएटिक फॉर्म क्या है? इट्स अ फ्री वर्स। वर्ड्सवर्थ ने इस पोम को कब लिखा था? ऑन मार्च 26, 1802। उस वक्त जब ये पोम लिख रहे थे वो कहाँ थे? वो अपनी बहन डोरोथी के साथ डोव कॉटेज में थे, जो ग्रासमेयर में था इन लेक डिस्ट्रिक्ट। ये पोम पहली बार कब पब्लिश हुआ था और किस कलेक्शन ऑफ पोएम्स में पब्लिश हुआ था? पब्लिश हुआ था 1807 में और उस कलेक्शन का नाम था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। और इस पोएम का लास्ट का 3 लाइन्स विलियम वर्ड्सवर्थ के एक और पोएम इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, उसका इंट्रोडक्शन का हिस्सा बना है। नाउ द रेनबो, ये पोएम के किस टाइप में लिखा गया है? इट्स अ लिरिक। नाउ लिरिक क्या होता है, अगर आपको डिटेल में जानना है, मैंने उस पर वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। अगर मीटर के बारे में देखा जाए तो ज़्यादातर लाइन्स आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखे गए हैं। कुछ लाइन जैसे सेकेंड लाइन है वो आयम्बिक ट्राईमीटर में लिखा गया है, तो इस तरह से कुछ वेरिएशंस हैं। नाउ लेट्स नो समथिंग अबाउट द पोएट, दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ was born on 7 April 1770। ये कि विलियम वर्ड्सवर्थ का डेथ कब हुआ था? इट वॉज ऑन 23 अप्रैल 1850। ऑफकोर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे और अपने फ्रेंड जो बहुत करीब थे उनके, एस.टी. कॉलरिज यानी सैमुअल टेलर कॉलरिज, उनके साथ मिलकर के उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज को लॉन्च किया था और दोनों के जॉइंट एक बुक थी जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स, जो पब्लिश हुआ था 1798 में। वर्ड्सवर्थ का जो मास्टरपीस माना जाता है उसका नाम है द प्रिल्यूड, एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पीस है जो पॉस्ट्यूमसली पब्लिश हुआ था, यानी उनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। उनकी वाइफ यानी मैरी हचिंगसन, उन्होंने पब्लिश कराया था। वर्ड्सवर्थ 1843 से लेकर अपने डेथ यानी 1850 तक इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट थे। उनकी डेथ हुई थी एक बीमारी से जिसका नाम था प्लूरेसी। वर्ड्सवर्थ का पहला कलेक्शन किस ईयर पब्लिश हुआ था और उसका नाम क्या था? दैट वाज पब्लिश्ड इन 1793 और उसका नाम था एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। और यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखे गए कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स के नाम हैं। शुरू में उनके सारे पोएम के कलेक्शंस का नाम है और नीचे में कुछ पोएम्स का भी नाम मेंशन्ड है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उन सबको एक बार ध्यान से ज़रूर देख लीजिए। सो गाइज, होप आपको ये पूरा पोएम अच्छे से समझ में आ गया हो। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स रिमेनिंग यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling, have wonderful days, and if you like the video, don't forget to hit the like button. Share this video with your friends, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट।